मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 टिप्स के बारे में जो कि आपकी हेल्प करेंगी हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने में। ठीक है, टिप नंबर 1, हिस्ट्री का पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, इसीलिए इसमें मेन चीज़ है प्रेजेंटेशन और साथ ही साथ तुम किस तरीके से आंसर्स को अटेम्प्ट कर रहे हो। दैट इज़, पहले प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। तुम्हारी प्रेजेंटेशन अप टू द मार्क होनी चाहिए। दैट इज़, हर एक से दूसरे आंसर के बीच में 1 या 2 लाइन का गैप होना चाहिए। सपोज करते हैं तुम्हारी ये आंसर शीट है, तो इसके इस साइड तो मार्जिन ऑलरेडी होता है, पर कुछ बच्चे फिर भी बनाते हैं यहाँ पे मार्जिन, तो वो बनाने बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, दैट इज़ योर चॉइस। बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि तुम अलग से अपना मार्जिन क्रिएट करो, बनाओ यहाँ पे भी, क्योंकि जब पेपर फोल्ड करके रीड करते हैं तो इतना पोर्शन तो डेफिनेटली कवर होता है और पढ़ा नहीं जाता कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी एक मार्जिन बनाओ, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, और फिर अकॉर्डिंगली आंसर लिखना स्टार्ट करो। सपोज आंसर 1 और आंसर 2 लिखने से पहले अगर बहुत कम स्पेस है तो डेफिनेटली तुम नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करोगे। जैसे 3 लाइनें बची हैं तो तुम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करोगे, पर अगर यहाँ पे 6 लाइनें बची हैं तो एक लाइन छोड़ के आंसर 1 जहाँ पे खत्म होता है, एक लाइन छोड़ के वहीं पे आंसर 2 स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन तुम्हारी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अब करते हैं बात कि तुम आंसर्स किस तरीके से लिखोगे। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि कोई पहले अटेम्प्ट कर लिया आंसर 1, फिर लिख दिया आंसर 5, फिर लिख दिया आंसर 8, फिर 10 लिख दिया, फिर से 2 लिख रहे हैं। हाँ, मुझे पता है कि पेपर की आगे वाली फ्रंट शीट पे एक कॉलम दिया होता है जहाँ पे हर क्वेश्चन के मार्क्स डिनोट होते हैं, बट स्टिल अगर तुम इस तरीके से जंबल अप ऑर्डर में आंसर्स को लिखोगे तो क्या होगा, टीचर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगी या हो जाएगा, वॉट एवर इट इज, जो भी एग्जामिनर चेक कर रहा है। और कंफ्यूजन के कारण होगा ये कि वो तुम्हारा पेपर और ध्यान से चेक करेंगे, और जो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि अगर पेपर बहुत ज़्यादा ध्यान से चेक होता है तो डेफिनेटली वो टीचर्स हैं, वो ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, कुछ ना कुछ गलतियाँ निकल ही आएंगी। इसलिए बेटर रहता है, या तो 2 ऑप्शन हैं तुम्हारे पास, सेक्शन वाइज करो पेपर को। सपोज अगर तुम्हें लगता है कि लॉन्ग आंसर्स तुम पहले कर सकते हो तो सेक्शन सी पहले कर लो, फिर चाहे सेक्शन बी और नेक्स्ट सेक्शन ए अटेम्प्ट कर लो। इस तरीके से सेक्शन वाइज भी तुम कर सकते हो। सेक्शन से मेरा ये मतलब है कि सपोज सेक्शन सी में 11 to 18 क्वेश्चन हैं और सेक्शन बी में 10 to 5 और फर्स्ट सेक्शन में 1 to 4, राइट। तो इन क्वेश्चंस को तो ऑर्डर में ही करना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस को जंबल अप नहीं कर सकते यहाँ पे जैसे जंबल अप किया हुआ है। जैसे कि अगर तुम सेक्शन सी पहले अटेम्प्ट करते हो तो सबसे पहले तुम क्वेश्चन 11 का आंसर दोगे, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इस सीक्वेंस को नहीं तोड़ना है। तुम सेक्शन को शफल कर सकते हो, सेक्शन ए पूरा पहले अटेम्प्ट कर सकते हो या सेक्शन सी या सेक्शन बी, दैट इज अप टू यू। पर जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मत तोड़ना, नहीं तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगी और इवेंचुअली टीचर तुम्हारा पेपर ध्यान से पढ़ेगी, वॉट एवर इट इज, राइट। तो पहला ऑप्शन हो गया कि तुम सेक्शन वाइज पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन और मोस्ट कॉमन ऑप्शन, प्रॉपर ऑर्डर वाइज करो। दैट इज कि क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 18 सारे ऑर्डर में ही करो। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर लास्ट में 18 एंड दैट्स इट। या तो सारे क्वेश्चंस ऑर्डर में करो या फिर सेक्शन वाइज करो। इससे क्या होगा, देखो अगर तो तुम ऑर्डर वाइज करते हो तो उससे तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी और टीचर को तुम्हारा पेपर उतने ध्यान से चेक करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसी तरीके से करते हैं, 1 to 18 क्वेश्चंस को ऑर्डर में करते हैं। तो टीचर को एक आदत होती है, बहुत सारी कॉपीज चेक करती है टीचर्स, तो उन्हें आदत होती है कि इस वाले क्वेश्चन में इतने मार्क्स देने हैं, इस वाले में इतने, उन्हें रटा होता है। इनफैक्ट सेक्शन वाइज में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे भी तुमने सीक्वेंस ही यूज़ किया होगा, 11 to 18 तुमने सीक्वेंस में ही किया होगा, बस सेक्शंस तुमने शफल किए होंगे। पर अगर तुम ये मेन शफलिंग वाला मेथड यूज़ करते हो आंसर्स देने के लिए, मतलब सारे आंसर शफल करके लिख रखे हैं, कोई एक पहले फर्स्ट का आंसर कर रखा है, फिर 8 का, फिर 20 का, फिर सेकंड का, इस तरीके से बहुत ज़्यादा शफलिंग कर रखी है, तो डेफिनेटली टीचर तुम्हारा पेपर बहुत ध्यान से पढ़ेगी और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली है उससे। टीचर्स को तो होएगी कन्फ्यूजन, साथ ही साथ तुम्हें भी हो सकती है। हो सकता है तुम्हारा कोई एक आंसर लिखना रह जाए, छूट जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि तुमने इतने सारे आंसर शफल करके लिखे हुए हैं। और कुछ एग्जामिनर्स हमें ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं क्वेश्चन पेपर पे तुम टिक भी मत करो अपने क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट कर लिया, या क्वेश्चन पेपर में मार्क भी मत करो। कुछ इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वो क्लास में आते ही कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर में अपना रोल नंबर लिखो, और उनको हर एक छोटी छोटी चीज़ पे भी शक हो रहा होता है। हालांकि कोई बच्चा चीटिंग कर नहीं रहा होता, कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, पर हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हम अपने ऊपर इंप्रूवमेंट ज़रूर ला सकते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना। टिप नंबर 2, बहुत बच्चे कहते हैं हमसे लर्निंग नहीं हो रही, इतना सार हम कैसे याद करें। अगर तुमसे लर्निंग नहीं हो रही तो बेस्ट तरीका है लर्न करने का पॉइंट्स में याद करो। हमसे इतने बड़े बड़े पैराज याद नहीं हो रहे, पॉइंट्स में याद करो और पॉइंट्स के अंदर का मैटर खुद से बना के लिख लेना, बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है। टिप नंबर 3,
बहुत बार ऐसा होगा तुम्हारी बुक में, तुम जब भी हिस्ट्री पढ़ रहे होगे, सपोज करते हैं 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 5। तो चैप्टर 1 में सपोज करते हैं तुम्हारे पास एक टर्म आई ए, वही टर्म सेम टर्म आई चैप्टर 5 में ए, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब एक ही चीज को हम पढ़ रहे होते हैं और वो बहुत सारे चैप्टर्स में होती है, तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि यही डिफाइन चैप्टर 1 की याद करनी है या फिर ये भी डिफाइन चैप्टर 5 की याद करनी है। और हो सकता है कि इस ए टर्म पे पूरा एक चैप्टर भी डिनोटेड हो। तो बेस्ट तरीका लर्निंग का इस सिचुएशन में ये रहता है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब ये है जो भी मेन चैप्टर उस टर्म पे डिनोटेड है, उस पेज पे जाके तुम ये सारी चीजें लिख दो कि चैप्टर 1 में इस पेज नंबर पे इस टर्म के बारे में दिया हुआ है और चैप्टर 5 में भी इस पेज नंबर पे इस टर्म के बारे में दिया हुआ है। रेफरेंस पॉइंट बना के चलो हमेशा। दैट इज कि ये टर्म जो भी तुम याद कर रहे हो, इससे रिलेटेड चीजें इस चैप्टर में भी हैं और इस चैप्टर में भी हैं, ताकि जब भी तुम अपने टाइम टेबल में चैप्टर 8 को रिवाइज करने का टाइम रखो तो साथ ही साथ सिर्फ चैप्टर 8 ही नहीं पर उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स वाले चैप्टर हैं, क्योंकि तुमने उनका रेफरेंस पहले से ही बुक में लिखा होगा कि इन वाले पेजेस पे लिखा हुआ है, दैट इज कि इन वाले पेजेस पे इसी चैप्टर से रिलेटेड और ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो तुम्हें और ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और चैप्टर 8 रिवाइज करते हुए तुम उन चैप्टर्स में से वो वाले पार्ट्स भी रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखना और लिखते रहना कि इस चैप्टर से रिलेटेड ये वाली टर्म इस चैप्टर में है, और इस तरीके से तुम्हारे लिए रिवीजन करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। टिप नंबर 4, कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर लिखना शुरू कर दिया, धर 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 धर। नहीं, ये गलत तरीका है। क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर नहीं होता, स्ट्रक्चर होता है एक तरीके से आंसर का। स्केलेटन होता है ना जैसे ह्यूमन बॉडी में, वैसे ही आंसर का भी एक स्केलेटन होता है, आंसर का भी एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होती है, फिर बीच का मैटर होता है, फिर एक कंक्लूजन टाइप की एंडिंग लाइन होती है। इस तरीके से तुम अपने आंसर को बना के लिखते हो, फॉर्म करके लिखते हो। ये नहीं है कि आंसर बस क्वेश्चन पढ़ा तो जो भी हमें उस क्वेश्चन से रिलेटेड आता है वो सब लिख दिया। सोचो क्वेश्चन किस चीज के बारे में पूछा गया है, क्या तुम उस क्वेश्चन की एक परफेक्ट एंडिंग दे सकते हो कि कहाँ से उस क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहिए। सपोज करते हैं तुमसे इन्होंने पूछा है इस मूवमेंट में इस दिन क्या हुआ था, तो तुम सीधा उस दिन को डिस्क्राइब करने नहीं बैठ जाओगे। सबसे पहले तुम उस मूवमेंट के बारे में बताओगे कि ये मूवमेंट इस वजह से हुआ था, इस मूवमेंट का ये पर्पस है, ये कॉज है। उसके बाद तुम उनका दिया हुआ सवाल जो भी है उसे आंसर करोगे। हर चीज को लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका तुम्हें खुद से सीखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही चीजें तुम्हें बाकी बच्चों से हट के बनाएंगी और इन्हीं चीजों की वजह से तुम्हें बाकियों से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। टिप नंबर 5, अरे हिस्ट्री का पेपर है, हाईलाइट तो करना ही पड़ेगा। हाईलाइट कभी भी एग्जाम में हाईलाइटर से नहीं होता, पेन से नहीं होता, किसी डार्क पेन से, स्केच पेन से, किसी भी ऐसी उल्टी पुल्टी चीज से नहीं होता। हाईलाइट से मेरा ये मतलब है कि जो भी तुमने लिखा हुआ है उसको पेंसिल से अंडरलाइन करना। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, पूरी के पूरे आंसर शीट को पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया। नहीं, हाईलाइट सिर्फ उन्हीं चीजों को किया जाता है जो तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट है और रेलिवेंट है क्वेश्चन से। पर इसमें एक डीमेरिट भी है। हाईलाइट करने का ये मतलब है कि टीचर तुम्हारा पेपर ध्यान से पढ़ेगी या पढ़ेगा, वॉट एवर इट इज, एग्जामिनर तुम्हारा पेपर ध्यान से पढ़ेगा। तुम हाईलाइट किसी चीज़ को इसीलिए कर रहे हो ताकि उस पर एम्फोसिस जाए, ताकि उस पर ध्यान जाए, और जैसे ही एम्फोसिस जाएगा, ध्यान जाएगा उस एक पॉइंट पे, तो टीचर ध्यान से पढ़ेगी। और इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि गलतियाँ निकलेंगी पेपर में। तो हाईलाइट सिर्फ और सिर्फ तभी करना जब तुम्हें अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है कि हाँ यार मेरा पेपर तो टीचर को पढ़ना ही चाहिए, मैंने बहुत ही सही किया हुआ है। नहीं तो अगर तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा सा भी डाउट है, तुम्हें लगता है कि मैंने इस आंसर में बातें बना के लिखी हुई हैं अपनी तरफ से और ये सब बुक में नहीं था, तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी हाईलाइट मत करना। नहीं तो क्योंकि तुम डेफिनेटली नहीं चाहोगे कि उस आंसर पे टीचर का एम्फोसिस जाए, उस आंसर पे टीचर का ध्यान जाए जिसको तुमने बना के लिखा हुआ है। दैट इज कि उसमें तुमने उस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें लिखी हैं पर एग्जैक्टली उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हुआ। क्योंकि क्या होता है ना, टीचर के पास बहुत सारे पेपर्स होते हैं और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, इसलिए वो जल्दी जल्दी चेक कर रहे होते हैं। अगर तुम हाईलाइट नहीं करते हो तो इस बात के चांसेस बढ़ जाएंगे कि हो सकता है कुछ % टीचर तुम्हारा वो आंसर पढ़े ही ना और तुम्हें वैसे ही मार्क्स दे दे, क्योंकि टीचर्स के पास बहुत सारे पेपर्स होते हैं। पर अगर तुम हाईलाइट करते हो उस आंसर को भी जिस आंसर पर तुम्हें डाउट है और तुम्हें लगता है कि उस आंसर में तुम्हारी गलतियां निकली जा सकती हैं, तो डेफिनेटली टीचर का एक बार तो ध्यान जाएगा ही उस हाईलाइट की हुई चीज़ पे। और हो सकता है जिस आंसर में तुम्हें 5 आउट ऑफ 5 मिलने थे उसमें 3 मिले क्योंकि तुमने हाईलाइट किया था और टीचर ने वहाँ आसपास तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक्स पकड़ ली या फिर कोई और गलती पकड़ ली, ठीक है। तो हाईलाइट सिर्फ और सिर्फ उसी सिचुएशन में करना जब तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस हो कि हाँ यार टीचर को पढ़नी चाहिए ये चीज़, ये तो मेरा बेस्ट आंसर एवर है और ये
बिल्कुल टीचर को पढ़ना चाहिए। अगर टीचर ने पढ़ा तो मुझे 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे, राइट। सिर्फ उसी सिचुएशन में हाईलाइट करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, लीनियंट चेकिंग होती है। अपने ऊपर विश्वास रखो और पॉजिटिव रहो। बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में मत जाना कि पता नहीं कैसे होगा, पढ़ाई कैसे होगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, नहीं तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे अपनी पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। और अब ये समय सोचने का नहीं है कि तुमने पढ़ाई करी है या नहीं करी है, अब समय है पढ़ाई करने का। तो अभी से इसी समय से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।